हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मेडिकल ब्लास्टर्स पे आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ इज़ पैप, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज से हम मेडिकल को ब्लास्ट करने की तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको केमिस्ट्री में गाइड करूँगा, मेंटरिंग करूँगा। तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही एंटिसिपेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री का एक बेस बनाता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो, ओवरऑल जो केमिस्ट्री होती है, चाहे फिजिकल हो या केमिकल इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसमें जो सबसे फंडामेंटल चैप्टर्स हुआ करते हैं, जो पूरी केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं, उसमें पीरियोडिक टेबल आती है और केमिकल बॉन्डिंग आता है। इन दोनों चैप्टर्स के बिना पढ़े आप बाकी वाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम मोल कंसेप्ट या एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करें, उससे पहले जो पीरियोडिक टेबल है और केमिकल बॉन्डिंग है उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है छोटी क्लासेस से हो जाती है, जहां हम 7th 8th क्लास में या 10th क्लास में एलिमेंट्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उसी का ये डिटेल्ड वर्जन होता है। बेसिकली हम इसके अंदर एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, और हम ये बात करेंगे कि एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से हुआ, उसके अटैम्प्ट किस किसने किए, और जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें ट्रेंड कैसे होते हैं। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट के अंदर आते रहे हैं, खासतौर पे जो ट्रेंड्स वाला पोर्शन होता है वहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है या एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या होता है, ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन अक्सर आते रहे हैं। जब एम्स होता था तो एम्स के अंदर भी आते थे, और नीट के अंदर तो खैर आ ही रहे हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में, कि एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो हमारा थीम रहेगी वो एलिमेंट के आसपास रहेगी। मतलब कि हम सारी बातें एक एलिमेंट को रेफरेंस मान के करने वाले हैं। जो क्लासिफिकेशन होगा वो एलिमेंट का होगा, प्रॉपर्टीज़ होगी वो एलिमेंट की होगी। तो बात करते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन ऐसी होती है कि एनी सब्सटेंस विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम्स। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हो। एक जैसे मतलब उनका एटॉमिक मास, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर सभी एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो तो वो सब्सटेंस जो है वो आपका एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एलिमेंट की बात करें तो हम खूब सारे एग्जांपल देखते हैं अपने आसपास में, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन, हीलियम जो भी है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एटम का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है बच्चों, कि जैसे सपोज़ कि हम यहाँ पर कोई सैंपल लेते हैं। सपोज़ कि हमने वाटर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर जो होता है उसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर कोई सब्सटेंस है। अब हमें ये चेक करना है क्या वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। मतलब कि जो वाटर है ये एलिमेंट है या नहीं है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये कहते हैं कि सारे के सारे एटम एक जैसे होने चाहिए। लेकिन आप अगर इसके अंदर देखोगे तो आपको एक से ज़्यादा टाइप के एटम दिखाई दे रहे हैं। सारे एटम सेम नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट एटम है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, वो सेम एटम नहीं है। तो आप वाटर को जो है वो एलिमेंट नहीं मान सकते हो। यू कैन नॉट कंसिडर वाटर एज एन एलिमेंट। ओके, तो क्या करें फिर, कुछ और लेते हैं। जैसे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। सपोज कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली। इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट? लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पर भी आपके दो टाइप के एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। तो यानी कि सारे एटम सेम नहीं है, डिफरेंट एटम हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी एलिमेंट नहीं कहलाएगी। दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट। अब कोई और चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि ये जो बोर्ड की जो फ्रेम दिखाई दे रही है आपको, ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है। तो आप एल्यूमिनियम का अगर सैंपल लेते हो या इस फ्रेम का टुकड़ा लेते हो तो इसके अंदर सारे के सारे एटम जो होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि प्योर एल्यूमिनियम है। हालांकि प्योर नहीं है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम ये मान लेते हैं कि ये एल्यूमिनियम का प्योर सैंपल है। तो इसके अंदर सारे एटम जो होंगे वो किसके होंगे? एल्यूमिनियम के होंगे। तो सारे एटम जो है इस एल्यूमिनियम की फ्रेम के अंदर, सारे एटम जो है वो एल्यूमिनियम के हैं, सारे एटम एक जैसे हैं। ठीक है, कोई और एल्यूमिनियम के अलावा कोई और एटम नहीं है इस पूरे सैंपल के अंदर। तो इसको आप सेफली एलिमेंट मान सकते हो। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट।
ठीक है, तो ये एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी। तो अगर ये एलिमेंट नहीं है तो ये क्या चीज़ है फिर? तो ये जो आपको H2 दिखाई दे रहा है या CO2 दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में कंपाउंड कहलाते हैं। ये एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर एलिमेंट को कवर करने वाले हैं। एलिमेंट, हमारा ये चैप्टर जो है एलिमेंट के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, नेचर के अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसके अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स की शुरुआत हो जाती है हाइड्रोजन से। कुछ एलिमेंट हम लोगों ने जो जूनियर क्लासेज होती है उसमें रटे हुए होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके हम कुछ याद भी करते हैं। तो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर आपके ऑर्गेनेसन तक जाते हैं, OG118 118। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और लास्ट एलिमेंट है वो ऑर्गेनेसन है। तो टोटल एलिमेंट जो है वो होता है 118। ठीक है, उसमें से जो आपके यूरेनियम तक के जो एलिमेंट है 92 तक के, वो एलिमेंट नेचुरल माने जाते हैं। और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम वगैरह वगैरह, आगे वाले जो भी आइंस्टाइनियम, फर्मियम एलिमेंट है, उनको सबको आर्टिफिशियल कहा जाता है, क्योंकि ये सब बाकी वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि जो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है 93 और 94 एटॉमिक नंबर वाले, वो भी किसी एक नेचुरल ओर होती है पिच ब्लेंड, उसके अंदर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए उनको भी नेचुरल माना जाना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी वालों का ओपिनियन है। एनीवेज, मोटे मोटे तौर पे इनको आर्टिफिशियल माना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास में 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली इन्हीं एलिमेंट के साथ में डील करेगा कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पोर्शन होगा इसमें, ये इसका जो इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो चैप्टर वास्तव में जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको रब कर लेते हैं। आप जब किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपको उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम जनरल बात करें तो जो हमारी स्कूल या कोचिंग होती है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि 9th क्लास अलग बैठती है, 10th क्लास अलग बैठती है, 11th क्लास अलग बैठती है। तो उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, सबको एक साथ बैठा दोगे, तो स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनको प्रॉपर्टीज़ वाइज उनको अलग अलग टेबल्स के अंदर, ग्रुप्स में, ब्लॉक्स में, पीरियड्स में उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है उसका जो ब्रॉड मीनिंग होता है, क्लासिफिकेशन का ब्रॉड मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स का एक ठीक तरह से अगर अरेंजमेंट किया जाए तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है? वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स? क्लासीफाई करने का जो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक नीड ये होती है कि आप उनकी कन्वीनियंटली स्टडी कर पाते हो, कंफर्टेबली उनकी आप स्टडी कर पाते हो। अगर आप क्लासीफाई नहीं करोगे तो उनकी स्टडी जो है कन्वीनियंट नहीं होगी। तो इसका जो फर्स्ट रीजन होता है वो होता है कन्वीनियंट स्टडी। और एक माइनर रीजन और भी होता है बच्चों, कि अगर आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हो तो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, एलिमेंट्स दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जिनकी डिस्कवरी अभी होनी बाकी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अननोन एलिमेंट्स। ये आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि अभी हमारे पास में 118 एलिमेंट है। अब जो 119 वाला एलिमेंट आएगा तो लास्ट एलिमेंट जो है आपका 118 वाला नोबल गैस है। अब अगला एलिमेंट आएगा वो फिर से एस ब्लॉक से स्टार्ट होगा। एस ब्लॉक मतलब सोडियम वाली लाइन के नीचे आएगा। तो हमें उन बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है, तो हमें पता है कि अगर ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट आएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट ग्रुप वाले जो पहले से एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उनसे मैच करेगी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो इसकी वजह से हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मोटे मोटे तौर पे थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो क्लासिफिकेशन की जो वास्तव में जो नीड होती है ये होती है कि उनको अच्छे से आप स्टडी कर पा सकते हो। और दूसरा ये है कि आप जो अननोन एलिमेंट है, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पहले से गैस कर सकते हो।
ठीक है, तो ये इसकी नीड हो गई। अब ये नीड हो गई, अब अटेम्प्ट्स किसने किए क्लासिफिकेशन के? साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम में अपने अपने तरह से अलग अलग अटेम्प्ट्स किए क्लासीफाई करने के एलिमेंट्स को, जिसमें से कुछ अटेम्प्ट्स थे वो सक्सेसफुल रहे, कुछ काफ़ी हद तक अनसक्सेसफुल रहे। तो ओवरऑल इसकी भी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हुआ करता है। सबसे पहले हम बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्राउट। तो सबसे पहले प्राउट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। प्राउट ने ये कहा था कि जो हर एलिमेंट है आपका वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल इसकी सही नहीं थी। हर एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से मिला बना हुआ नहीं होता, हाइड्रोजन से केवल हाइड्रोजन ही बना होता है, और एलिमेंट जो होते हैं उनके अपने अलग एटम हुआ करते हैं। तो ये बहुत ही पुराना क्लासिफिकेशन है, इसको कोई पढ़ता भी नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो बस ये सिर्फ बताया गया कि ऐसा इसने स्टार्टिंग यहाँ से की थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था लेवोसियर का, लेवोसियस क्लासिफिकेशन। लेवोसियर ने क्या किया था, इसको वैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री मानते हैं, जो ओल्ड केमिस्ट्री थी, जो क्लासिकल केमिस्ट्री थी, उसको फादर मानते हैं लेवोसियर को। ठीक है, तो लेवोसियर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनको इसने मेटल कहा, और जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स गेन करते हैं उनको नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो ये लेवोसियर का क्लासिफिकेशन था। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। इसके बाद में हमारे जो सिलेबस में स्टार्ट होता है वो होता है डॉबरनायर से। तो हम पढ़ेंगे डॉबरनायर से ट्रायड। डॉबरनायर एक साइंटिस्ट था, उसने 1829 में एक ट्रायड का क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है, उसने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं उनको तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया जा सकता है, और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फर्स्ट और एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का एवरेज होता है वो सेकंड वाले एलिमेंट के ऑलमोस्ट बराबर होता है। ऐसा करके कुछ इसने बताया था, जिसको हम आगे अभी पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद में। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने अटैम्प्ट किए थे, उसके बाद वन बाई वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डॉबरनायर ट्रायड होगा 1829 में। इसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट जो था वो था न्यूलैंड का, जिसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोलते हैं। ये जो किया गया था, सॉरी इससे पहले एक और भी अटेम्प्ट हुआ था, एक माइनर अटेम्प्ट था, इसका नाम था साइंटिस्ट का चैन कॉर्टॉइस। एक चैन कॉर्टॉइस नामक कोई फ्रेंच साइंटिस्ट था। तो उसने बताया, उसने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी एलिमेंट्स की 1862 के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन कोई ज़्यादा सक्सेसफुल था नहीं, इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था न्यूलैंड का, जिसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोलते हैं। ये ऑक्टेव वाला क्लासिफिकेशन है वो 1865 में इस वाले क्लासिफिकेशन के 3 साल बाद में किया गया था। ठीक है, इसके भी अपनी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो लोथरमेयर का था एंड मेंडलीव। लोथरमेयर एंड मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, या इनकी जो एक टेबल बनाई थी। ठीक है, तो इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले डिटेल में। ये दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग, एक साथ नहीं है, ये इन दोनों का काम एक साथ नहीं था, अलग अलग काम था, और इनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग था। जो लोथरमेयर था उसने तो एक कर्व बनाया था, एक ग्राफ ड्रॉ किया था एलिमेंट्स के बारे में, और मेंडलीव ने एक अपनी रूडिमेंट्री सी टेबल बनाई थी, और ये दोनों काम 1869 में हुए थे। इसके बाद में काफ़ी सालों तक इन्हीं की टेबल को पढ़ा गया था, और अल्टीमेटली फाइनली जाके जो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बात की गई थी। और मॉडर्न पीरियड टेबल का जो आइडिया था वो हेनरी मोजले का था। हेनरी मोजले ने एक लॉ दिया था, उसके बेसिस पे उस टेबल को डिज़ाइन किया गया 1919 में। तो ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि जो क्लासिफिकेशन है उसको किस किस तरह से कब कब किस किसने किया था। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको पढ़ने वाले। डॉबरनेस ट्रायड, जैन कॉर्टॉइस की टेबल पढ़ेंगे, न्यूलैंड के ऑक्टेव पढ़ेंगे, ठीक है, और लोथरमेयर पढ़ेंगे। वैसे ये जो है पिछले कई सालों से इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा नीट में, लेकिन नीट वाले जो है उनका कुछ भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। इस बार जैसे उन्होंने जो 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 एलिमेंट्स होते हैं 100 से ऊपर वाले, उनके IUPAC नाम के ऊपर एक जो है क्वेश्चन दे दिया था, जो UUB UUQ आप पढ़ते हो, जो हायर एलिमेंट्स होते हैं। तो वो जनरली क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन इस बार दे दिया। तो ज़रूरी नहीं कभी भी उठा के न्यूलैंड के ऑक्टेव में से कुछ पूछ सकते हैं,
या लोथर में से कुछ पूछ सकते हैं। चूँकि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर है, तो एनसीईआरटी के अंदर हर चीज़ जो है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इवन ये जो आपको थोड़ा अनफेमिलियर सा लगने वाला नाम भी एनसीईआरटी की जो 2020 वाली बुक है या 1920 वाली या 2021 वाली बुक है, उसके अंदर भी इसका भी थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। ठीक है, बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो पूछ सकते हैं कुछ भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉबरनाइज ट्राइड की। क्या होता है ये, किस तरह से, इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। तो जो डॉबरनायर साइंटिस्ट था, डॉबरेनायर बोलते हैं इसको, उसने क्या किया था, जो उस समय के जो नॉन एलिमेंट थे, 1829 की बात है, तो उसमें कोई ज़्यादा एलिमेंट नॉन नहीं थे, कोई 10-15 एलिमेंट ही नॉन थे। तो उस एलिमेंट को लेके उसने उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। आप जो भी आगे क्लासिफिकेशन देखने वाले हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के जो भी क्लासिफिकेशन है वो सारे के सारे एटॉमिक वेट पर बेस्ड थे। और यही इन सब की बड़ी कमी थी कि एटॉमिक वेट जो होती है वो इतनी रिलायबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके ऊपर उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इन सब लोगों ने किया था। इसलिए इनके जो भी अटेम्प्ट थे क्लासिफिकेशन के, वो मोर और लेस फेल हो गए थे। ठीक है, तो डोबरनेस अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन द ग्रुप ऑफ 3, इन द ग्रुप ऑफ 3, यानी कि उसने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और ये जो 3 का ग्रुप होता है इसको नाम दिया ट्रायड। 3 का जो ग्रुप होता है इसको ट्रायड बोलते हैं। अब उसने कहा कि इन अ ट्रायड, एक ट्रायड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट का जो एवरेज आएगा वो सेकंड वाले के ऑलमोस्ट क्लोज आएगा। तो यही इसका हाइपोथेसिस था। इन अ ट्रायड द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट was nearly equal to atomic weight of second element। सपोज कि ए और बी और सी 3 एलिमेंट है, और ये तीनों एलिमेंट जो है ये एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए, मतलब इसका एटॉमिक वेट कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है। ठीक है, सपोज़ कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो W1 है, इसका W2 है और इसका W3 है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि W1 और W3 को आप ऐड करोगे, W1 और W3 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसका एवरेज निकालोगे, तो वो एवरेज जो है वो W2 के आसपास आएगा या W2 के इक्वल आएगा। ठीक है, यही इसका क्लासिफिकेशन था डोबरनायर का। ठीक है, कि द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज़ ऑलमोस्ट एवरेज ऑफ द सेकंड एलिमेंट, या यूँ कह सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एवरेज जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट्स का जो सम है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जो उसका एवरेज आता है उसके बराबर है। ठीक है, इसने जो रियल एग्जाम्पल लिए थे उनके अंदर, ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स ले लिए, इसका जो रियल एग्जाम्पल थे उसमें लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को अगर आप देखो तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। ठीक है, अब आप इसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको आप प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो देखो 7 और 39 को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 39 + 7 46, 46/2 आ जाएगा 23। तो देखो ये 23 जो है ये सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर है। यही तो इसका क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ने और भी लिए थे, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया था LiNa के, दूसरे एलिमेंट उसने लिए थे क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये 9 एलिमेंट्स जो है बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, ठीक। कुछ कुछ किताबों के अंदर कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन हम एनसीईआरटी को स्टिक करके रहेंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम है, इसका एटॉमिक वेट 40 होता है, और ये जो है आपका स्ट्रोंशियम है, इसका 88 होता है, और बेरियम का होता है 137। अब आप 40 और 137 को जोड़ोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, यही इसका लॉ था। तो आप 40 प्लस 137 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 88.5 आएगी, और 88.5 जो है वो 88 के क्लोज है। तो यहाँ का इसका मतलब इसका जो ट्रायड्स लॉ है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखोगे बच्चों, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है, जो ब्रोमीन का जो होता है वो ऑलमोस्ट जो है 81 होता है, और आयोडीन का 127 होता है। वैसे आयोडीन के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, लेकिन सबसे जो स्टेबल वाला आइसोटॉप है उसका एटॉमिक वेट 127 होता है, ठीक है। तो आप जब इसको और इसको ऐड करोगे दोनों को और 2 से डिवाइड करोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो ब्रोमीन का जो वेट है 81 उसके क्लोज वैल्यू आएगी, लगभग 80 पॉइंट समथिंग आती है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो कहने का मतलब यही होता है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज आता है वो सेकंड वाले के ऑलमोस्ट बराबर होता है। दैट्स ऑल अबाउट द डोमिनेंस ट्रायड, ठीक है। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे जो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था, या यूँ कहे कि एनसीईआरटी के इसके अंदर 9 एलिमेंट्स को कवर किया गया है। तो हमें इन 9 एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा, जिसमें 3 ट्रायड हो गए, एक पहला ट्रायड ये हो गया, दूसरा ट्रायड ये हो गया, और तीसरा ट्रायड आपका ये हो गया, ठीक है। और इसको याद रखने का एक तरीका भी है बच्चों, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जुगाड़ बनाने पड़ते हैं याद रखने के लिए चीज़ों को। तो इसको ऐसे बोलेंगे LINA, लीना, LINA मतलब लीना, के मतलब के, लीना के, और सी मतलब क, एस मतलब स, और BA मतलब बे। तो लीना के कस्बे, और यहाँ पर अपनी तरफ से में बना देते हैं हम, ठीक है। लीना के कस्बे में ये CBI, तो हम ऐसे बोलेंगे लीना के कस्बे में CBI। CBI होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आजकल तो CBI बहुत ही चर्चा में चल रही है, आप सबको पता होगा CBI के बारे में। तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि लीना के कस्बे में CBI, ठीक है। लीना के कस्बे में CBI, ये जो 9 एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका डोमिनेंस ट्रायड था, बहुत ही अर्ली अटेम्प्ट था, इसके अंदर कुछ खास अचीवमेंट है नहीं। ये जो क्लासिफिकेशन था ये कुछ एलिमेंट तक अप्लाई हो रहा था, कोई ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं था ये, इसलिए ये फेल हो गया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था चेनकोर्टॉइस का, फिर न्यूलैंड का, तो उसको हम पढ़ने वाले आगे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं चेनकोर्टॉइस सिलेंड्रिकल टेबल। इन भाई साहब ने 1862 में क्या किया, जो उस समय के नॉन एलिमेंट थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सिलेंड्रिकल टेबल में अरेंज किया। मान लो कि उस समय ABCDEF एलिमेंट नॉन थे, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट थे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी कहीं पर दी नहीं गई है, ठीक है। सपोज़ कि ये कोई एलिमेंट थे नॉन उस टाइम, ठीक है। मान लो उस एलिमेंट उनमें से जैसे A है, C है, और जो ये आपका जो A है, C है और E है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब आपके पास में कोई एलिमेंट है, 5-10 एलिमेंट है, तो आप उनको उनके साथ में रिएक्शन करवा के या उनकी अपीयरेंस से बता सकते हो कि किसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो उसने टेबल वेबल बनाने से पहले देखा कि भाई A है, C है और E है, मान लो इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेम आ रही थी। इस तरह से जो B था और D था और F था, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये ABCDEF ये जो है एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि A का वेट कम है, B का ज़्यादा है, C का और ज़्यादा है, D का और ज़्यादा है, ये एलिमेंट्स थे,
ठीक है। जब इसने इनको अरेंज किया कहाँ पे, एक टेबल बनाई सिलेंड्रिकल, उसमें उसने अरेंज किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसने देखा कि जो मान लो ए की पोजीशन यहाँ पे आ रही है, ये बी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, जो डी वाला यहाँ पे आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है और एफ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है बच्चों कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे, यानी कि ए और सी और ई की प्रॉपर्टी सेम थी, तो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट की जो पोजीशन है उस इस सिलेंड्रिकल टेबल के अंदर वो सेम आ रही है। अब देखो ये तीनों एलिमेंट जो है एक ही लाइन में एक ही पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। इस तरह से जो बी और डी और एफ थे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो सेम थी, तो इसमें इस टेबल के अंदर, सिलेंड्रिकल टेबल के अंदर इनकी पोजीशन भी सेम देखी गई। तो इस पूरे का जो कंक्लूजन ये था कि एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ occupied same position या similar position in the cylindrical table, in cylindrical table when arranged according to increasing weight of इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। कहने का मतलब है जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में इस टेबल में अरेंज किया गया था, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे उनकी पोजीशन भी एक जैसी थी उस टेबल के अंदर, इस सिलेंड्रिकल टेबल के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चेन-कोर्टोइस सिलेंड्रिकल टेबल, ठीक है। ये भी कोई बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत सारे एलिमेंट रखोगे तो इनकी पोजीशन इतनी पास में आ जाएगी कि आप उनको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। और वैसे इसके जो क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई हो भी नहीं रहा था, और उस समय ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर थे भी नहीं 1862 के अंदर। तो ये भी जो इसका अटैम्प्ट था ये कोई ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं था। इसके बाद में जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था वो थोड़ा सा पॉपुलर है, हालांकि वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन क्वाइट पॉपुलर है क्योंकि वो छोटी क्लासों से पढ़ाया जाता है। एंड दैट क्लासिफिकेशन इज़ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, या इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने द एलिमेंट्स दैट वर नोन एट दैट टाइम, उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसके, एटॉमिक वेट के अरेंज किया, और उसने देखा कि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उस एलिमेंट से जो 8th एलिमेंट है आगे वाला और पीछे वाला, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी आ रही है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन ऐसा ही था। तो एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic weight shows similarity in properties with 8th element. In same way as that of musical notes. In same way as that of musical notes. कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट्स होते हैं अगर आप उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो उनके अंदर हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने से 8th एलिमेंट से मैच करती है, और ठीक उसी प्रकार से मैच करती है जैसे म्यूजिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जो सा रे गा मा पा धा नी होते हैं, उसमें हर जो एलिमेंट है, हर नोट है, वो 8 पोजीशन के बाद में रिपीट होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी होता है तो सा जो है वो 8वें नंबर पे वापस रिपीट होगा।
उसी प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पर एट्थ एलिमेंट रिपीट होती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे कि उस समय वैसे नोबल गैस तो डिस्कवर थी नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में सीधा सोडियम, नियॉन उस समय डिस्कवर्ड नहीं थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, सिलिकन के बाद में फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, फिर आर्गन नहीं थी तो पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, चलिए अब इसमें मान लो आपको कोई भी एलिमेंट लेना है, जैसे सपोज़ करो कि हमें मैग्नीशियम के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एट्थ एलिमेंट से मैच करेगी। एट्थ एलिमेंट कौन सा, आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला भी और पीछे वाला बोथ। ठीक है, तो इसको मैं अगर 1 मान लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी? कैल्शियम से। ठीक है, तो मैग्नीशियम से एट्थ एलिमेंट कौन सा? कैल्शियम है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये सा होता, अगर ये म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग सा होता तो सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस से सा आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से। और ना केवल अपने से आगे वाले एट्थ एलिमेंट से बल्कि जो पीछे वाला एट्थ एलिमेंट होता है उससे भी प्रॉपर्टी मैच करती है। जैसे कि अगर इसको यहाँ नंबर 1 दे दे, 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो है वो बेरिलियम से भी मिलती है। ठीक है, तो ये था अपना न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। और जैसे मान लो कोई और एलिमेंट लेना है, सपोज़ कोई नाइट्रोजन लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन लेना है और पूछे कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो किससे मैच कर रही है, तो देख लो नाइट्रोजन से आगे वाला, इधर वाला आठवां एलिमेंट और इधर वाला भी आठवां एलिमेंट। तो अगर इसको आप 1 मान लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? फॉस्फोरस से मिलेगी। ठीक है, इधर तो 1 2 3 4 5 तक ही, 8 तक है नहीं, तो कोई बात करने का मतलब है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर आगे वाला काम कर रहा है। मतलब आगे और पीछे अगर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उसे 8वें से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। ये इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो क्लासिफिकेशन था वो कैल्शियम तक अप्लाई हो रहा था। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट था उसमें डिस्कवर्ड था वो था स्कैंडियम। तो आप स्कैंडियम, अगर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी को कोशिश करोगे मिलाने की तो स्कैंडियम से मिलेगी, लेकिन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जो होती है स्कैंडियम से उतनी अच्छे से मिलती नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है केवल कैल्शियम तक अप्लाई था। तो ये इसका ड्रॉबैक है, इसको लिख लेते नीचे यहाँ पर कि दिस क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। दिस क्लासिफिकेशन was applicable only up to calcium, not beyond that, and that is why this was doomed to fail, because the classification was only minimal and applicable to only up to calcium. ठीक है, तो ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेट था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया था, ठीक है, वो था आपका, ये जो क्लासिफिकेशन था मैं यहाँ पर इसकी ईयर बताना भूल गया, 1865 का है। वैसे आपको ईयर याद नहीं रखने होते हैं, लेकिन एक आइडिया रहता है कि क्लासिफिकेशन कब कब हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लोथर मेयर्स कर्व। लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, उस समय के जो नॉन एलिमेंट थे उनको उनके एटॉमिक वेट के साथ में एटॉमिक वेट को एक एक्सिस पे रखते हुए ग्राफ बनाया। ठीक है, जिसमें एक एक्सिस पे इसने एटॉमिक वेट को लिया, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरे एक्सिस पे उसने जो एलिमेंट्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रखा। अब एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनकी एटॉमिक वॉल्यूम होगी। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ को रख के उसने ग्राफ बनाया। तो उसका जो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आया जिसको कर्व बोलते हैं, तो उसने कर्व को देख के कुछ 2-3 चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें जो एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, उसी को बोलते हैं लोथर मेयर क्लासिफिकेशन या लोथर मेयर का कर्व। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया, प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन atomic weight and physical properties of elements,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कौन कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या एटॉमिक वॉल्यूम, इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि ये आपका ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर इसने लिया एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट का भी कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर रख ली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होती है, जो एटम होता है उसकी वॉल्यूम को एटॉमिक वॉल्यूम बोलते हैं। बेसिकली जो एटम होता है उसको स्फेरिकल कंसिडर किया गया है, तो स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो 4/3πr³ होती है। तो हर एटम की अपनी अपनी वॉल्यूम होती है। कोई एटम छोटा होता है तो उसकी वॉल्यूम कम होती है, कोई एटम बड़े होते हैं तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो हर एलिमेंट की एक अपनी एटॉमिक वॉल्यूम होती है और हर एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक वेट होता है। तो जब उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का जो पॉइंट्स थे, जैसे कि मान लो लिथियम के लिए जो है एटॉमिक वॉल्यूम कुछ मतलब उसका एटॉमिक वेट जो यहाँ पे था 7, और उसका कुछ एटॉमिक वॉल्यूम आई यहाँ पे। सपोज करो लिथियम का जो पॉइंट आया वो यहाँ पे आया। ठीक है, बेरिलियम का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लो फ्लोरीन का आया, यहाँ पे आ गया सोडियम। इस तरह से जो उसने एलिमेंट्स जो भी उसमें थे उसके सबको प्लॉट किया यहाँ पर, और प्लॉट करने के बाद में जब इन सबको एक लाइन से जोड़ने की कोशिश की उसने। ठीक है, जब लाइन से इनको जोड़ने की कोशिश की इस तरह से, तो उसको एक कर्व मिला इस प्रकार का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, थोड़े एलिमेंट इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास में कोई स्केल नहीं है स्पेसिफिक। तो ये जो कर्व मिला उसमें उसने देखा कि ये जो पीक है, पीक पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम वगैरह ऐसे एलिमेंट थे। और ये जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट मतलब जो नीचे आने वाला पार्ट होता है, उस पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये एलिमेंट थे। और जो असेंडिंग पार्ट है, जो ऊपर चढ़ने वाला पार्ट होता है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा ऐसे एलिमेंट थे। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन था जब उसने ग्राफ ऐसे प्लॉट किया। तो उसने कहा कि भाई जो ये ग्राफ है इसके अंदर जो सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट है वो सेम पोजीशन के ऊपर है। जैसे अगर आप देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होती है, एल्कली मेटल्स होते हैं। तो देखो सबके सब पीक के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ये भी एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है। तो ये भी जो है सारे के सारे एक ही पोजीशन के ऊपर है, यानी कि जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है वहाँ पे है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट इस कर्व में सेम पोजीशन पे थे। ठीक है, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन था इस पूरी कहानी का वो ये था कि एलिमेंट्स with same properties were present at similar position in the curve। ठीक है, सिमिलर पोजीशन कौन कौन सी, जैसे कि पीक पर, एट पीक पे थे एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह ये। और आपका जो ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ पर थे एल्कली अर्थ मेटल्स। और जो ऊपर चढ़ने वाला पार्ट है असेंडिंग पार्ट, इस पर थे हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट देखे गए थे, और वो एलिमेंट डी ब्लॉक वाले एलिमेंट थे जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इसके जो बॉटम पार्ट होता है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। तो ये पूरा इसकी कहानी थी, लोथर में इसका कर्व था। अब यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट दिखाए, अगर आप सारे एलिमेंट दिखाओगे, ठीक है, मतलब अगर उसने 70-80 एलिमेंट भी आपने दिखाने की कोशिश की तो ये सारा जो कर्व है ये बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है,
तो यही इसकी ड्रॉबैक थी कि आप इसको ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत पास पास में एलिमेंट हो जाएंगे और ये रिलायबल नहीं रहेगा इतना। तो बस इसमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं कभी कभार, शीटों में आपने देखे होंगे। वैसे लोथरमीर वाले के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ ज़्यादा नहीं दिया, बस थोड़ा सा नाम वाम दे के हल्का सा दे के छोड़ा हुआ है, बस नाम मात्र का है। लेकिन ये सवाल जो है अक्सर शीटों में आपको पुरानी शीटों के अंदर मिल जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है उनकी शीटें के अंदर इनके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ज़रूरी है, क्या पता कुछ कहीं से एक आधा क्वेश्चन आ भी जाए। तो इसलिए आपको याद रखना कि जो पीक होता है वहाँ पर एल्कली मेटल्स होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट में एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, असेंडिंग पार्ट में हैलोजेंस होते हैं और बॉटम पार्ट में होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो आता है मेंडलीव का। मेंडलीव वाले क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको एक नया रूप मिला, क्योंकि वो वाला क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रिलेबल था। उसने एक प्रॉपर टेबल बनाई थी, हालांकि उसकी टेबल के अंदर भी बहुत सारी कमियाँ थी, लेकिन एटलीस्ट उसने एक अच्छा अटैम्प्ट किया था। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल 1869 में इसके बारे में बातें की गई थी। सॉरी। तो इसमें क्या किया गया, मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उस समय डिस्कवर्ड, लगभग उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। उन 63 एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ठीक है, और उसने देखा कि कुछ इंटरवल के बाद में ऐसे एलिमेंट आ रहे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, क्या किया उसने, जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको एटॉमिक वेट के, अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए उनके अंदर सबके अंदर एटॉमिक वेट को जो है बेसिस माना गया है। तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जब उसने अरेंज किया तो उसने देखा कि कुछ कुछ इंटरवल के बाद में ऐसे एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, ये जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जा रहा है इसकी वजह से आ रही है। अगर आप इसको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज ना करके ऐसे रैंडमली अरेंज कर लेते तो ये जो इंटरवल है वो फिक्स इंटरवल नहीं रहता, फिर इस प्रकार से आपको एक मतलब पीरियोडिक रिपीटेशन होता है वो दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा कि भाई जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें जो रिपीटेशन दिखाई दे रहा है या सिमिलरिटी दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग आगे जाके पीरियोडिसिटी बोलने वाले हैं, तो वो पीरियोडिसिटी जो होती है वो उनके एटॉमिक वेट के कारण होती है। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जब उनको अरेंज किया जाता है उस कारण वो दिखाई देती है। तो इसको लेके उसने एक लॉ दिया जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और ये लॉ ही कहता है कि द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic वेट। कि जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आ रही है, तो वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है। जो ये लाइन लिखी गई है, इस लाइन का अगर हम सिंप्लीफाई मीनिंग देखें तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो आपको एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट दिखाई देंगे, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। अब इसके बेसिस पे इसने एक टेबल ड्रॉ की, एक टेबल फॉर्मुलेट की, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट के ऊपर बेसिस थी।
63 एलिमेंट्स को उसने क्लासीफाई किया था उस टेबल के अंदर, और उसके बाद में उस टेबल को बाद में जो है 1905 में उसको मॉडिफाई कर लिया गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।